Welcome to all of you in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. My next topic on YouTube channel is hyperconjugation. Hyperconjugation is an electronic effect having following name: no bond resonance, Baker-Nathan effect, Encke-Marek effect, specific resonance. अब मतलब ये होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बताएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो ए पैरामीटर टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स एज वेल एज एल्कीन्स. Because of hyperconjugation only occurs in carbocation, carbon free radical and alkenes. Hyperconjugation term was given by Baker and Nathan effect. Baker and Nathan effect also study the rate of para-alkyl benzyl bromide with pyridine is just contrary to the general order of the inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट में एल्किल ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वह हाइपर कॉन्जुगेशन के एल्किल ग्रुप के ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होगा. तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल है, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या सिंथेटिक एप्लीकेशन है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पहले भी बताया, यह एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इलेक्ट्रोमेरिक भी है. एंड अब हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अगर देखा जाए तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का होगा थ्रू कॉन्जुगेशन, जबकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का होता है थ्रू कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस. डिस्पर्सल या डीलोकेलाइजेशन और नहीं, थोड़ा काट दो, आगे चलिए. तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम कहते हैं इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस. डिस्पर्सल या डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन through conjugation called hyperconjugation. Hyperconjugation occurs in होता है, किसमें होता है? मैंने पहले भी बताया सिर्फ 3 में, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन्स में. बट इसके साथ शर्त है कि those carbocations or free radicals or alkenes which have at least one alpha hydrogen, they show hyperconjugation, otherwise not. Hyperconjugation अल्फा हाइड्रोजन के बिना संभव नहीं है. अल्फा हाइड्रोजन must be conjugation with positive charge of carbon, double bond of carbon, free radical carbon. और इसी प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा हम कार्बोकेटायनों, कार्बन फ्री रेडिकलों और एल्कीनों की कंपैरेटिव स्टेबिलिटी को बता सकते हैं. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन में जाने से पहले डेफिनेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे. इसमें तो हम थोड़ा सा लिखेंगे. तो यहाँ पे हम यह कहना चाहते हैं
कि आपको यह कंफर्म कर दें कि हाइपर कॉन्जुगेशन 3 स्पीसीज में होगा, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन्स। इफ दे कंटेन्स एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, पॉजिटिव कार्बन डॉट डबली बॉन्डेड कार्बन्स, दे आर कॉल्ड फंक्शनल कार्बन। इसे हम फंक्शनल कार्बन कहते हैं। फंक्शनल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन एंड सक्सेसिव डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पर रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, फंक्शनल कार्बन पे रहने वाला हाइड्रोजन फंक्शनल हाइड्रोजन होता है। सिमिलरली इसी तरह से ये भी क्या होगा, फंक्शनल कार्बन होगा। इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा होगा, इससे अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर भी ये फंक्शनल कार्बन होंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये भी फंक्शनल कार्बन होगा। इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इस पे रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो हम आपको ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखा जाए तो किस में होता है, आपके सामने है कार्बोकेटायंस, कार्बन फ्री रेडिकल, और ये आपका ओलिफिन्स या एल्कीन्स है। लेकिन इन तीनों स्पीसीजों में तभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होता है। आपके सामने मैंने लिखा कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड एल्केन्स। ये 3 ऐसे स्पीसीज हैं कि यदि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अगर नहीं है तो नहीं होता है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कैटेगरी मानी जाती है जिसमें थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कैटेगरी जो होती है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वह हमें एरोमेटिक कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी हमें किसमें देखने को मिलेगा, एरोमेटिक में। एग्जाम्पल आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन हमें एल्कीनों में होता है, सैक्रिफाई करते हैं। तो इस तरह से हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के कैटेगरी मिल गए, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम आपको पहला एप्लीकेशन बताते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन मैंने पहले भी बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन का चलना थ्रू कॉन्जुगेशन। किस इलेक्ट्रॉन का चलना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का चलना, कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन का मतलब क्लियर है कि ऐसे कार्बोकेटायन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब दोज कार्बोकेटायन which have at least one alpha hydrogen they show hyper conjugation।
और इसको हम बताने के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो स्टेबिलिटी हम नीचे बताएंगे तीनों का, क्योंकि एक बताएंगे तो उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर हम नीचे आपको समझा देते हैं। तो अगर एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो ये होगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन एराइज करें कि मिथाइल कार्बोकेटाइन कंटेन्स हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, तब आप आंसर दे सकते हैं दैट इज ओनली फंक्शनल कार्बन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि फंक्शनल कार्बन के बाद नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि अल्फा कार्बन इज द फादर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं C2H5 प्लस, तो इसमें अगर हम आप दिखावें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो यहां हो जाएगा CH3 CH2 प्लस। सिर्फ हम एक का बताएंगे, बाकी आप लोगों उसको कहेंगे कमेंट के माध्यम से पूछिए या वैसे जानिए। ये इथाइल कार्बोकेटाइन है। अगर इसमें देखें तो ये कार्बन फंक्शनल कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ऑल आर अल्फा। तो इस कार्बोकेटाइन के पास हमारे पास कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? तो पहले हम अल्फा कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं 1, अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लेते हैं 3, और यहां पर हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो भी 3 ही बनेंगे, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं। अभी हम बनाए नहीं, सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहचान में दिखाए हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन तो नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बोकेटाइनों में एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वह हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन जिस कार्बोकेटाइन में जितना अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होगी। मीन्स number of alpha hydrogen of carbocations is directly proportional to stability of carbocations. Greater the number of alpha hydrogen, greater will be the stability of carbocation. यहीं पे हम बता सकते हैं कि इथाइल कार्बोकेटाइन और मिथाइल कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आप बता सकते हैं कि इथाइल कार्बोकेटाइन कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन, while methyl carbocation is lack of alpha hydrogen, therefore ethyl carbocation is more stable than that of methyl carbocation. लेकिन इसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, उसको हम बताएंगे। लेकिन एक में हम कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के 3 स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे ये आपको बताते हैं। आपको पहले भी मैंने पढ़ाया डीलोकेलाइजेशन या डिस्पर्सल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन 3 हैं तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। ये सिग्मा बॉन्ड इस पॉजिटिव कार्बन के कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये डीलोकेलाइज होगा, मतलब चलेगा, दौड़ेगा। तो जब ये डीलोकेलाइज होगा तो हमारा जो ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन 1 के बीच का, वह डीलोकेलाइज हो जाएगा, वहां पर दिखेगा नहीं,
सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखेगा H2 वाला, H3 वाला भी दिखेगा, लेकिन H1 वाला नहीं दिखेगा। जब बॉन्ड यहां से डिस्प्लेस होगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर एक बॉन्ड पहले से था, सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हो जाता है CH2। प्लस चार्ज यहाँ का डिस्प्लेस हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर H1 और अल्फा कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, इसी के कारण बेकर और नाथन ने इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बताया, और एक नया नाम इसी से मिला। इसी को कहते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनटू पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना, ये सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ ये एक सिग्मा बना तो दूसरा पाई बन गया, इसलिए इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। एक यहां बना, सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जिस तरह से सिग्मा बॉन्ड H1 और कार्बन के बीच का डिलोकेलाइज हुआ, उसी तरह से सेकेंड सिग्मा बॉन्ड अल्फा कार्बन और H2 के बीच का डिलोकेलाइज होगा। उस समय बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, H2 पे प्लस आ जाएगा, H1 लगा रहेगा एज सच, H3 लगा रहेगा एज सच, और डबल बॉन्ड यह हो जाएगा CH2। सेकेंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये चीजें जो आपको दिखाई गई हैं, जिस तरह से H1 और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड डिलोकेलाइज हुआ, सेम उसी तरह से अल्फा कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड डिलोकेलाइज हुआ, और सिमिलरली उसी तरह से H3 वाला भी डिलोकेलाइज हो जाएगा। उस समय H2 लगा रहेगा, H1 लगा रहेगा, H3 प्लस हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, ये लगा रहेगा। ये थर्ड स्ट्रक्चर हुआ। अब आप बता दीजिए, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। तो कभी कभी किताबों में लिखा रहता है मोर देन 1, कहां से? कोई बात नहीं है, आपको जो सीखना है वो आप करेंगे। यहां पर आपको ये बता दिया गया 2 बातें कि हाइपर कॉन्जुगेशन पाया किस में जाता है, कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन में। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका पैरामीटर है? तो स्टेबिलिटी प्रिडक्शन का किसकी स्टेबिलिटी को बता सकता है, जिसमें वह पाया जाता है कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन्स में। हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरह के होते हैं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन और सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट लेक्चर इसी का रेस्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इनको बिल्कुल देखिएगा, इसको देखने से आपको बिल्कुल एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि ये भी आपको इंटरमीडिएट से लेकर के बीएससी, एमएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे भी आपको क्वेश्चन रहते हैं। इट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये नहीं, रिजोनेंस नहीं, इंडक्टिव नहीं, तो ऑर्गेनिक नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।